I welcome you all this morning to this session of geography, Indian geography and world geography. We are having with us a very experienced and knowledgeable and a very skilled teacher. He is a wonderful resource person who is, as I am telling you every day, who is taking our UPSC classes. He is Mr. Ripan Bhatt. Ripan Bhatt is 2 times IAS qualified person, UPSC qualified, but then by chance dropped an interview, but hopefully this time he is going to do it, finally. He is going to take your classes on Indian geography and world geography. आप देखेंगे खुद वो कितने स्किल्ड टीचर हैं, कितनी पेशेंस के साथ पढ़ाते हैं, उनका जो टीचिंग लर्निंग का जो उनका टीचिंग का जो तरीक़ाकार है वो बहुत सराहनीय है। बहुत लोगों ने मुझे बोला कि ये बहुत ही काबिल टीचर हैं, काबिल रिसोर्स पर्सन है। आज आपका डेमो क्लास हो रहा है इंडियन ज्योग्राफी पे 1 घंटे के लिए, और थोड़ा सा चेंज आएगा शेड्यूल में। कल मैंने पॉलिटी का बोला था, लेकिन कल पॉलिटी का क्लास नहीं होगा, कल मैं खुद इकोनॉमी का क्लास लूँगा। बेटा, इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स एक ऐसा कंपोनेंट है जिसके बारे में बच्चों को बहुत फोबिया होता है। फोबिया ये होता है, ये पता नहीं क्या अजीब सा सब्जेक्ट है, क्योंकि इसमें जो कॉन्सेप्ट्स यूज़ होती हैं वो आमतौर पे बच्चों को मालूम नहीं होता है। तो कल मैं खुद इसको इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स में एज़ यूजुअल पढ़ाता आ रहा हूँ। कल मैं इकोनॉमी पढ़ाऊँगा और परसों आपका पॉलिटी होगा, और उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा। आप जब भी रजिस्ट्रेशन की बात करें, काइंडली आपको जो भी नंबर दिए जा रहे हैं आप उनके ऊपर बात करें, विल रिस्पॉन्ड टू योर क्वेरीज। सो मैं ये पूरा जो सिस्टम है ये रिपन सर को देता हूं, और रिपन सर विल कंटिन्यू, प्लीज। फर्स्ट ऑफ ऑल, माय नेम इज रिपन भट्ट, एज सर हैव ऑलरेडी इंट्रोड्यूस्ड मी। द थिंग इज दैट क्लास you have to interact with me, because unless and until you are not going to interact with me, I would not be able to comprehend whether you people are understanding the subject or not. आप सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो क्लास ये है कि आप जो भी आपको डाउट्स वगैरह आ रहे हैं आप खुल के मुझसे पूछिए, क्योंकि जब तक आप डाउट्स मुझसे पूछेंगे नहीं, मुझे इस चीज़ का पता नहीं चलेगा कि आपको कंसेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। देखिए, किसी भी एग्जामिनेशन के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये होता है कि आपको उस एग्जामिनेशन का एक सिलेबस पता होना चाहिए, एक सिलेबस प्रॉपरली उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे आप सब लोग JKSSB के सब इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्लास आपको इसका सिलेबस पता होना चाहिए, आपको इसका सिलेबस पता होना चाहिए क्लास। जैसे कि आपको ये चीज़ पता है, अभी तक JKSSB ने इसका सिलेबस पब्लिक डोमेन में आउट नहीं किया है, तो हम लिंक यही लेके चलेंगे कि ऑलरेडी जो JKSSB के एग्ज़ाम्स कंडक्ट किए गए हैं उससे हम एक प्रेसिडेंस लेके आपको उस फॉर्मेट में ये सब्जेक्ट आगे कंटिन्यू करेंगे। देखिए क्लास, जो JKSSB में SI का, चाहे फाइनेंस का हो या फाइनेंस इंस्पेक्टर या सब इंस्पेक्टर हो, उसमें आप एक चीज देखेंगे कि ज्योग्राफी पूछी जा रही है। लेकिन एक कॉन्सेप्ट क्लास में आपको बताना चाहता हूं, यू हैव टू बी वेरी मच अवेयर कि आजकल रिसेंट ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं। आप पहले, आज से 2-3 साल पहले ये होता था, आप एक तो मदर बुक उठा लेते थे, उस मदर बुक को पढ़ते थे, क्रैम करते थे डेटा, और एग्जामिनेशन में जाके वॉमिट कर लेते थे, आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाता था। लेकिन जब से क्लास हमारा J&K UT बना है, इसका लेवल रेज हो चुका है। आप सबको ये बात पता होगी, अब वो ज़माना ख़त्म हो गया है कि आप एक बुक पढ़ेंगे, डेटा क्रैम करेंगे
और आपका एग्जामिनेशन क्वालिफाई हो जाएगा। ऐसा अब कुछ नहीं है क्लास, ये आप वेल वर्स्ड होंगे इसके। अगर आप रिसेंटली जो सबसे लेटेस्ट JKSSB ने SI का एग्जाम कंडक्ट किया है, आई थिंक मार्च या अप्रैल में कंडक्ट किया है, फर्स्ट टाइम वो CBT टेस्ट हुआ है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। हो सके आप जितने भी यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं, एक बार जिन्होंने वो एग्जाम कंडक्ट किया है उनसे जाके पूछिए कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। फर्स्ट फॉरमोस्ट वो आपको यही बोलेंगे, लेवल काफी रेज हो गया है, कंप्यूटर्स पूछ रहे हैं। ज्योग्राफी में आप देखेंगे लास्ट टाइम जो क्वेश्चन पूछे गए थे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज पूछी गई थी। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जंतरू के बारे में पूछा था, और कुछ अनंतनाग की वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज पूछी थी। अब देखिए क्लास, आप सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज का क्रैम करते रहो और आप सोचो कि आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाए, ऐसा नहीं होता। आपको पहले इन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को लर्न करने के लिए पहले इनसे एक रिलेशन बनाना पड़ेगा कि बार बार आप इन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को, क्लास सबको दिख रहा है? प्लीज मुझे फीडबैक देते रहिए ताकि मुझे पता चले आपको सब कुछ दिख रहा है, आप इजीली इस चीज को, दिख रहा है क्लास? देखिए जी, अब ठीक है क्लास? तो देखिए रिसेंटली जो JKSSB के एग्जाम्स कंडक्ट हुए थे, ज्योग्राफी में उसमें बहुत वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में पूछा गया था। अब क्लास ये है कि आप सोचेंगे मैं इन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को लर्न कर लूं या क्रैम कर लूं, उससे काम नहीं बनेगा। आपको इसके लिए एक प्रॉपर इसकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, क्योंकि अब JKSSB वो नहीं रहा कि आप बस एक टाइम एक दो बुक्स उठा लो, पढ़ लो, एग्जाम से पहले कर लो। क्योंकि यू नो J&K में अनएम्प्लॉयमेंट का लेवल बढ़ रहा है, हमारे यहाँ प्राइवेट सेक्टर नहीं है, तो यूथ बहुत ज़्यादा एस्पायर कर रहा है जॉब्स के लिए, तो नेचुरली JKSSB अपना सिलेक्शन बनाने के लिए लेवल रेज करेगा। तो स्ट्रेट फॉरवर्डली क्लास मैं आपको थोड़ा सिलेबस से रूबरू करा देता हूं। देखो ज्योग्राफी जहां तक है क्लास, पहली चीज तो ये है, इट्स अ वेरी टेक्निकल सब्जेक्ट। इसमें ले क्लास आपको कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग इसकी अच्छे से होनी चाहिए। आपको प्रॉपरली पता होना चाहिए कि हमारी अर्थ क्या है, इंडिया क्या है, इंडिया के फिजियोग्राफिक डिविजन्स कैसे हैं, क्या क्या फैक्टर्स उस फिजियोग्राफिक डिविजन्स पे इंपैक्ट करते हैं, उनको लाने के लिए। तो सिलेबस में स्ट्रेट फॉरवर्डली जो प्रीवियस सिलेबस है उसमें दिया हुआ है, रिवर्स के बारे में बताइए, माउंटेन्स के बारे में बताइए, इंडियन ज्योग्राफी के बारे में बताइए। वहां पे कहीं ये नहीं लिखा कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और नेशनल पार्क के बारे में बताइए, लेकिन क्वेश्चन वो पूछेंगे आपसे। दिस मीन्स आपको इस सिलेबस को एक बेस लेना है और आस्ता आस्ता आपको अपना लेवल इंक्रीज करना है। देखिए क्लास, आज की क्लास तो डेमो क्लास है। मैं डेलिब्रेटली आपको बिल्कुल बेस लेवल से लेके जाऊंगा, क्योंकि मुझे अब तक आपसे इंटरेक्शन करने का मौका नहीं मिला है, ताकि मैं ये जान सकूं कि आपको क्वेरीज कहाँ कहाँ आती है, कहाँ कहाँ नहीं आती। तो सबसे फोरमोस्ट क्लास चीज आती है कि ज्योग्राफी है क्या। देखिए क्लास, सिंपल से इस वर्ड को ब्रेक कीजिए, जियो एंड ग्राफी। जियो का मतलब होता है हमारी मदर अर्थ, हमारी पृथ्वी। ग्राफी होता है इसको स्टडी करना या इसकी शेप को स्टडी करना, इसके बारे में जानना। देखिए क्लास, मैं आपको यहां एक छोटा सा एक बात बताता हूं, थोड़ा सुनिए, आपको इंटरेस्ट आएगा। दुनिया में कोई भी स्टडी अगर पहले होती है, सबसे पहले उस स्टडी को करने का कारण जानना चाहिए। हम ज्योग्राफी क्यों पढ़ रहे हैं, मुझे उससे क्या फायदा होगा। अगर आप अपना इतिहास खोल के देख लें, सबसे पहले जो भी फिलोसफर्स थे वो ग्रीक्स थे।
लेकिन ये कभी मत सोचना कि हमारे हिंदुस्तान में फिलोसफर्स नहीं थे। हमारे हिंदुस्तान में बहुत पहले अच्छे अच्छे फिलोसफर रह चुके हैं, बट प्रॉब्लम ये होती है क्लास स्पॉन्सर की। जैसे इंडिया कोई भी रिसर्च करता है, उसको स्पॉन्सर नहीं मिलते, बाहर जल्दी स्पॉन्सर हो जाता है क्योंकि हमको उतनी तवज्जो नहीं मिलती। इंडिया में भी बहुत से जोग्राफर्स थे, आर्यभट्टा का नाम सुना होगा आपने, भास्कराचार्य का नाम सुना होगा आपने, बहुत बड़े बड़े ज्ञानी थे, लेकिन ग्रीक्स को पहली बार मौका मिला अर्थ को स्टडी करने के लिए। उस समय क्लास ग्रीक्स जो थे ये फिलोसफर्स थे। सुनिए ध्यान से, शुरुआत में इन ग्रीक्स को यूरोप, एशिया और लीबिया, इन 3 कॉन्टिनेंट्स के बारे में ही पता था क्लास। अब आप मुझसे ये सवाल पूछेंगे, कॉन्टिनेंट्स अफ्रीका भी थे, साउथ अमेरिका भी थे, ऑस्ट्रेलिया भी थे, इनको उसके बारे में कुछ नहीं पता। कहते हैं मुल्ले की दौड़ मस्जिद तक। इनको केवल यही पता था कि मेरे आसपास क्या क्या चीजें हैं, क्योंकि इन्होंने अभी तक समुद्र में जाके बाकी जगहों पे देखा नहीं था। अमेरिका भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है, एंटार्क्टिका भी है। जैसे आपने अभी रिसेंटली ये चीज करंट अफेयर में सुनी होगी कि सदर्न ओशन को भी मान्यता प्राप्त हो चुकी है, उसको भी ओशन का दर्जा मिल चुका है। आस्ता आस्ता डिस्कवरीज होती है और लोग अपना ज्ञान बढ़ाते रहते हैं। तो ये अफ्रीका को तब लीबिया बोलते थे। यहीं पर अफ्रीका और यूरोप के पास एक स्कॉलर थे, इनका नाम था एराटोस्थेनीस। इन्होंने ये कहा कि ज्योग्राफी की स्टडी करनी चाहिए, इससे हमको पता चलेगा दिन कैसे होते हैं, रात कैसी होती है, गर्मी क्यों होती है, सर्दी क्यों होती है, सारे के सारे फैक्टर्स होते हैं। इससे ये होगा कि अगर आपको फैक्टर्स के बारे में पता होगा, आपको पता होगा कि कब बारिश होगी, कब बारिश नहीं होगी, उससे आप अपना इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी कर सकते हैं। जैसे क्लास में आपको बात बता रहा हूँ, आजकल बहुत ह्यूमिडिटी होगी, सब जानते हैं। अगर कोई विलेज से नाता रखता है, ऑल्दो हम सब विलेज से ही हैं, आस्ता आस्ता हम शहर में आके रहना शुरू किया। विलेज में आप जानते हैं इस समय धान की खेती होती है, जो चावल होता है। फिर सर्दियां आती है तो हम कनक बोते हैं। अगर हमको पूरा पता होगा बारिश कब आएगी, कितनी आएगी, किस समय आएगी, हम उसी अनुसार अपना खेती और एग्रीकल्चर को यूज कर सकते हैं, उससे हमको फायदा हो सकता है। तो इस एराटोस्थेनीस ने ये जानने के लिए अर्थ को स्टडी किया कि अर्थ है क्या, अर्थ कैसी है, अर्थ की शेप क्या है, अर्थ पे कैसे कैसे हवाओं का प्रभाव पड़ता है। ठीक है क्लास, ये मैं आपको बस एक ब्रीफ ओवरव्यू दिया ज्योग्राफी हमें क्यों पढ़नी है। ज्योग्राफी अर्थ से रिलेटेड है। एराटोस्थेनीस ग्रीक थे, पहले 3 कॉन्टिनेंट केवल पता था इनको, यूरोप, एशिया और लीबिया। यूरोप जैसे आप देखेंगे ग्रीक्स, रोमन्स, आपने जितनी भी चाहे कोई भी स्टडी पढ़ी हो क्लास, आपने ज़ूलॉजी, बॉटनी, आप देखोगे जनरली लैटिन, रोमन्स या ग्रीक, क्योंकि इन्हीं लोगों ने शुरुआत की स्टडी की कि हमें वो चीज़ें पढ़नी क्यों है। वैसे ही आप जैसे देखेंगे हिस्ट्री के हेरोडोटस, जितने भी उस सब्जेक्ट के फादर होंगे वो जनरली ग्रीक या रोमन्स होंगे, क्योंकि उन्होंने ही उस चीज़ को पढ़ने की कोशिश की थी। अब क्लास जैसे आपको ये एराटोस्थेनीस के बारे में मैंने बता दिया, अब मैं आपको थोड़ा सा क्लास बिल्कुल बेसिक लेवल से थोड़ा मैं आपको ये बताने का ट्राई करूंगा कि हमारी अर्थ कैसी है। देखिए क्लास, ये हमारी अर्थ है, ठीक है, ऐसे सी है हमारी अर्थ। हम फिलहाल इसको, आई एम सॉरी, क्लास ये देखिए, इधर नॉर्थ पोल है, इधर है क्लास साउथ पोल, और ये है हमारा इक्वेटर।
इतना तो सबको अपनी छठी कक्षा या 7वीं कक्षा या 8वीं कक्षा की एनसीईआरटी के बारे में पता ही होगा। हमारी अर्थ ऐसी है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये इक्वेटर है। ये चीजें सबको पता होगी कि इक्वेटर पे बहुत गर्मी होती है, इट्स वेरी हॉट। साउथ पोल और नॉर्थ पोल पे क्लास बहुत ज्यादा कोल्ड वेदर होता है। लेकिन क्वेश्चन ये आता है, ऐसा क्यों? हम सिर्फ नहीं बोल सकते कि ऐसा। जब ये क्वेश्चन लोगों के दिमाग में आया तो उन्होंने अर्थ को स्टडी करना शुरू किया। पहले तो ये मान्यता थी, अगर आपने सुना होगा, जब सेलर्स ट्रेवल करते थे शिप्स में, वो डरते थे कि हम हल्का सा पानी के आगे निकल जाए तो हम गिर जाएंगे। कि उन्होंने ये तक बोला था, ग्रहण है खाना मत खाना, ग्रहण है नहाना मत, इस समय ये मत करना। अलग अलग टाइप के सुपरस्टिशंस थे, लेकिन वो सुपरस्टिशंस दूर किए हमारी साइंस ने। आप सबको पता होगा डार्क एजेस थी यूरोप में। खैर वो हिस्ट्री का पोर्शन है, थोड़ा सा आप कनेक्ट करते हैं। तो जब स्कॉलर्स ने इसको पढ़ना शुरू किया, उन्होंने सोचा अर्थ स्फीयर है। तो देखिए क्लास, सूरज है हमारा, इसकी किरणें पड़ती हैं। अब आप देखिए क्लास, मेरे पास एक बॉल है, यहां से मैं टॉर्च मार रहा हूं। एक तो किरणें स्ट्रेट जाएंगी, एक थोड़ी स्लांटिंग जाएंगी। पोल्स में स्लांटिंग जाएगी, यहां क्या जाएंगी? एकदम स्ट्रेट। जहां जितनी स्ट्रेट जाएंगी, सीधी सी बात है, वो जल्दी पहुंचेंगी, उतनी तेज पहुंचेंगी। तो यहां सूरज की किरणें तेज पहुंचने के कारण बहुत ज्यादा हॉट क्लाइमेट होता है। यहां सूरज की किरणें स्लांटिंग पहुंचती है, उसके कारण यहां वेदर कोल्ड होता है। अब आस्ता आस्ता इस अर्थ के बारे में लोगों ने कहा सिर्फ इतना ही जानना काफी नहीं है। जरूरी थोड़ी ना है लोग सिर्फ नॉर्थ पोल, साउथ पोल या इक्वेटर पे रहते हैं। लोग तो इसके आगे पीछे कहीं पर भी रह सकते हैं, जैसे हमारा इंडिया है। आप सब लोग जानते हैं इंडिया इक्वेटर पे नहीं है, इंडिया के नीचे है इक्वेटर। श्रीलंका के जस्ट आसपास में हमारा इक्वेटर पड़ता है, इंडिया इक्वेटर के पास तो बिल्कुल नहीं है। बट फिर भी इस इक्वेटर के पास थोड़ी गर्मी सर्दी होती है, उसके बारे में हम जानेंगे क्या। यहां पर स्कॉलर्स ने कह दिया, इधर भी एक डिमार्केशन कर दीजिए, इधर भी एक डिमार्केशन कर दीजिए। इसको उन्होंने कह दिया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसको इन्होंने कह दिया ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब इसके पीछे भी क्लास एक, देखिए आपका गुड नेम सर, पुष्कर जी। देखिए, हम जब अर्थ को स्टडी करते हैं, हम अर्थ को एक परफेक्ट स्फीयर मान के चलते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे, थोड़ा सा क्लास, मैं पुष्कर जी का डाउट ले रहा हूं, आप थोड़ा सा समझने का ट्राई कीजिए, आपको भी इससे फायदा होगा। हमने अभी अर्थ को एक परफेक्ट स्फीयर मान दिया है, लेकिन असली में क्लास अर्थ एक परफेक्ट स्फीयर नहीं है। अर्थ की जो शेप है उसको हम कहते हैं जियोइड। मैं आस्ता आस्ता वहां तक सब पहुंचूंगा, लेकिन आज डेमो क्लास है। अगर मैंने जल्दी रेज कर दिया लेवल, आधों को समझ नहीं आएगा। जियोइड कह सकते हैं, या इसका दूसरा कह सकते हैं इलिप्सॉइड। जो इसका इक्वेटर है वो थोड़ा फैला हुआ है, नॉर्थ पोल साउथ पोल थोड़े से कंट्रैक्टेड है। उसका भी कारण है क्लास, मतलब इक्वेटर की दूरी ज्यादा है, ये ऐसे है, लगभग थोड़ी अर्थ हमारी अंडे आकार की है, ऐसे। ये इक्वेटर थोड़ा सा बड़ा है क्लास, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, मतलब जो ये डायामीटर है क्लास, D1 लेता हूं और इस डायामीटर को D2 लेता हूं, तो D2 इज ग्रेटर देन D1, मतलब ये दूरी थोड़ी ज्यादा है, ये दूरी थोड़ी कम है। अब क्वेश्चन ये आता है, अगर हम अर्थ को ऐसे ही लेके चले तो बहुत कठिन हो जाएगा क्लास अर्थ को स्टडी करना। हमेशा याद रखना क्लास, कोई भी आप साइंस पढ़ते हो, आप उसको जितना सिंपल और स्टैंडर्ड बना के चलोगे, आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी इजी होगी।
बाद में अगर आप इजी समझ गए तो आप कॉम्प्लिकेटेड चीजें भी समझ सकते हो। अगर आप पहले ही अर्थ को इलिप्सॉइड ले लोगे, आधे बंदे तो ये जान ही नहीं पाएंगे, अच्छा इक्वेटर ऐसा है, ये रेडियस ऐसा है, यहाँ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पड़ता है, यहाँ इनर्शिया ज्यादा होता है, पोल्स पे कम होता है, पोल्स पे लोगों का वेट अलग होता है, इक्वेटर पे लोगों का वेट अलग होता है, बहुत कॉम्प्लिकेशन आ जाएंगी। इसलिए स्टार्टिंग में मैं इसको परफेक्ट स्फीयर लेके चल रहा हूँ। इससे क्या होगा क्लास, आपको समझने में आसानी होगी। अगर आप टफ लेके चलेंगे, स्टार्टिंग में बहुत से स्टूडेंट्स, जैसे मुझे पता नहीं है, पुष्कर जी ने ये सवाल पूछा, क्या पता उनको इसका ज्ञान हो, ही माइट बी नोइंग ईच एंड एवरीथिंग अबाउट द अर्थ, बट हम डायरेक्टली इसको इलिप्सॉइड लेके चलूंगा, आधों को तो समझ नहीं आएगा। इसलिए कन्वीनियंस के लिए हम इसको फिलहाल परफेक्ट स्फीयर ही लेते हैं। और पुष्कर जी, मैं आपको एक और बात बोलता हूं, अगर आप थोड़ा सुनना चाहेंगे, थोड़ा एडिशनल बताता हूं मैं आपको। अर्थ को हमने जियोइड और इलिप्सॉइड तो बोल दिया है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे, इट इज अ परफेक्ट स्फीयर। थोड़ा समझने का ट्राई कीजिए। जब इतने बड़े स्केल पे हम बात करते हैं तो इतना अंतर मैटर नहीं करता। हमारी अर्थ बहुत बड़ी है, इक्वेटर का डायमीटर ज्यादा है, पोल्स का डायमीटर कम है, लेकिन हम इतने बड़े स्केल पे बात कर रहे हैं, 6400 किलोमीटर रेडियस, इतनी बड़ी दूरी की बात कर रहे हैं। उसमें छोटे मोटे जो है एबरेशंस या छोटी मोटी शॉर्टकमिंग्स को हम निग्लेक्ट कर सकते हैं। हाँ जी, शक्ति कुमार जी, आपका कोई डाउट है? ठीक है क्लास, ये आपका पुष्कर जी, आपका ये डाउट क्लियर हो जाएगा शायद कि ये क्या है। अब देखिए क्लास, ये मैंने आपको बताया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब चीज आती है क्लास, मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बता देता हूं। देखिए क्लास, जब मैं इसको हॉरिजॉन्टल वे में, देखिए क्लास, ये होता है हॉरिजॉन्टल। अगर आप ऐसे स्ट्रेट किसी चीज को देख रहे हैं, ये हॉरिजॉन्टल है। जैसे मैं खड़ा हूं, स्ट्रेट देखोगे हॉरिजॉन्टल है, मेरे सीधा ऊपर वर्टिकल है। ये प्लेन्स होते हैं, इसमें आप ज्यादा दिमाग मत लगा लीजिए। जैसे मैं यहां खड़ा हूं, तो अगर मैं फर्श पे आगे पीछे देखूंगा, ये मेरा हॉरिजॉन्टल प्लेन है। अगर मैं इसी फर्श पे खड़ा हूं, मैं ऊपर नीचे देखूंगा, ये मेरा वर्टिकल प्लेन है। ठीक है, अगर मैं इस अर्थ पे ऐसे ऐसे पैरेलल लाइंस, सीधी सीधी लाइनें ड्रॉ कर दूं, जितनी मर्जी कर सकता हूं क्लास में, अर्थ पे सीधी सीधी लाइनें ड्रॉ कर दी मैंने, इन्हें मैं कहूंगा, ये जितनी भी लाइनें मैंने ड्रॉ की हैं, इन्हें मैं कहता हूं क्लास लैटिट्यूड्स। क्लास याद रखना, इन्हें हम कहते हैं लैटिट्यूड्स। इसका बहुत यूज आएगा आगे ज्योग्राफी में, जब मैं आपको ट्रेड विंड्स पढ़ाऊंगा, आपको मॉनसून पढ़ाऊंगा, आपको साइक्लोन्स पढ़ाऊंगा, आपको मैं बताऊंगा कैसे जेट स्ट्रीम्स आती हैं, कैसे मॉनसून का इंपैक्ट पड़ता है, कैसे कैसे विंड्स यहां से आती है, साइक्लोन्स क्या होते हैं, इंडियन मॉनसून क्या होता है। इंडियन मॉनसून, अभी जैसे ह्यूमिडिटी है, सर्दियों में बारिश पड़ेगी, कैसे क्यों होता है, वो आपको तब तक समझ नहीं आएगा जब तक आपको इन लैटिट्यूड्स के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। फिलहाल तो आप लैटिट्यूड्स ये याद कर लीजिए, पैरेलल लाइंस अर्थ पे ऐसे। और अगर आप ध्यान से देखिए क्लास, जो ये पैरेलल लाइन है बीच से पास हो रही है, इसे हम कहते हैं इक्वेटर। और हमने सहूलियत के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पैरेलल लाइंस को नाम दे दिया है। जैसे ये एक इंपॉर्टेंट पैरेलल लाइन है जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। यहां एक पैरेलल लाइन है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। आपको एसएसबी में क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इनके लैटिट्यूड के डिग्रीज बता दीजिए। लैटिट्यूड के डिग्रीज। अब ज्यादा आप दिमाग मत लगाइए मैथमेटिक्स में, कैसे डिग्रीज देखते हैं कैसे नहीं देखते हैं, उतना आपको फायदा नहीं होगा। क्लास एक बात याद रखना, अपने एक्सपीरियंस से मैं एक बात बता रहा हूं, किसी चीज के बारे में बहुत जानकारी होना और एग्जाम को क्वालिफाई करना, दोनों बहुत अलग चीज है। आप किसी चीज में पीएचडी करोगे फिर भी एग्जाम क्वालिफाई नहीं होगा,
ऑन द कॉन्ट्ररी आपको उस एग्जाम को पता है कि उस एग्जाम के बारे में क्या पढ़ना है, ये चीज़ आप हमेशा फोकस कभी लूज मत करना। मैं गारंटी देता हूँ आप सब के सब JKSSB का ऐसा ही क्लियर कर लेंगे, बस अपना फोकस लूज मत करना और आपको ये पता होना चाहिए क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसी चीज़ें पढ़ते हैं जो एग्जाम में पूछते ही नहीं है, फिर जब एग्जाम आता है तो वो फिर बोलते हैं अरे सर ये तो हमें पढ़ना ही था। इसलिए क्लास वो चीज़ मत करना, आपका टाइम बहुत ज़्यादा प्रीशियस है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसिकर में आपको बस ये याद रखना है, इसका 23.5 डिग्री नॉर्थ होता है और ये 23.5 डिग्री साउथ होता है, बस। और आपको कुछ नहीं जानना। एक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, 23.5 डिग्री साउथ, 23.5 डिग्री नॉर्थ, और कुछ नहीं जानना है। और दूसरी चीज जो हमारा भारत है, इंडिया ना तो इक्वेटर पे है, ना तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पे है, हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू इंडिया, बहुत सी स्टेट से पास होता है, जैसे गुजरात, वेस्ट बंगाल। आप जब मैप में ये सब स्टेट्स पढ़ लेंगे, ठीक है। फिर से सुन लीजिए एक बार, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, हमको जब ज्योग्राफी के बारे में पढ़ना है, हमको पहली चीज तो ये क्लियर होनी चाहिए उस चीज को पढ़ना क्यों है। उस चीज को पढ़ने के लिए हम उस चीज की फिलॉसफी पता होनी चाहिए। फिलॉसफी मीन्स व्हाट इज द एम ऑफ स्टडी, और वो फिलॉसफी जनरली ग्रीक्स ने दी थी, इराटोस्थेनीज ने दी थी। अफ्रीका में रहते थे, उस समय वो अफ्रीका को लिबिया बोलते थे। लिबिया के बारे में आप सब जानते हैं, दुनिया की सबसे गर्म जगह है। लीबिया में वो रहते थे। उन्होंने कहा कि हम अर्थ को स्टडी करेंगे ताकि हम जान पाएं वेदर कैसे चलता है, कैसे बारिश होती है, गर्म इलाके के लोग कैसे होते हैं, ठंडे इलाके के लोग कैसे होते हैं, कैसे सब चीज़ें, अपने ही इकोनॉमिक बेनिफिट्स के कारण। इसलिए उनको फादर ऑफ ज्योग्राफी बोलते हैं। उसके बाद मैंने आपको थोड़ा अर्थ के बारे में बताया, क्योंकि स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर मैं इंडियन ज्योग्राफी में जंप कर जाऊंगा, आपको लैटिट्यूड्स बताऊंगा, आपको जब लैटिट्यूड्स के बारे में पता ही नहीं होगा तो आप उस चीज़ को समझना पाना आपके लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। देखिए क्लास, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन और इक्वेटर। और इक्वेटर को आप याद रखना, हम कहते हैं 0 डिग्री, ना तो नॉर्थ ना तो साउथ, ये 0 डिग्री है। 0 डिग्री हमारा इक्वेटर होता है, 23.5 नॉर्थ हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 23.5 साउथ हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ये हमारे अर्थ के कुछ बेसिक लैटिट्यूड्स बता दिए मैंने आपको। अब देखिए क्लास, अर्थ का आपको थोड़ा सा लैटिट्यूड्स बता दिए, इसके साथ ही इसका छोटा भाई है, थोड़ा सा उसको समझना थोड़ा टफ है, लेकिन मैं आपको उसके बारे में थोड़ा सा एक बर्ड्स आई व्यू दे देता हूँ, टच करके निकल जाता हूँ, क्योंकि डीप जाने का कोई तुक नहीं बनता। वो 1-2 क्लासेस लगते हैं, उसमें समझना होता है, और JKSSB में वो पूछते भी नहीं है, बट उसको छोड़ नहीं सकते। जैसे ये क्लास हमारी अर्थ है, ये हमारा इक्वेटर है, दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, क्लास ये तो मैंने आपको बताई हॉरिजॉन्टल, अर्थ पे हॉरिजॉन्टल लाइन है। वैसे ही जैसे मैं अर्थ हूं, इस पे वर्टिकल लाइंस भी होती हैं, वो ध्यान से थोड़ा देखिए कैसे होती है। थोड़ा 3D में इसको इमेजिन करके देखिए। अर्थ को हमने वर्टिकल लाइंस में डिवाइड कर दिया। इसका केवल और केवल एक उद्देश्य है, हमने इसको वर्टिकल लाइंस में ड्रॉ इसलिए किया है ताकि हम टाइम देख सकें। जैसे क्लास, आप अभी इंडिया में बैठे हैं, आप सब लोग क्रिकेट के शौकीन होंगे, या आपके कुछ रिश्तेदार अब्रॉड की कंट्रीज में भी रहते होंगे। आप देख रहे हैं यहाँ 10:30 बजे हैं, पाकिस्तान में शायद 10 बजे हो, लंदन में शायद सुबह के कुछ 3-4 बज रहे हो। ऑन द कॉन्ट्री अगर आप चाइना में देखे हो, क्या पता अभी 10:30 बजे है, वहां 11 बज रहे हो, जापान में 12 बज रहे हो। ऐसा क्यों? क्योंकि जो हमारी अर्थ है ना क्लास, ये रोटेट करती है। अर्थ अपने एक्सिस के अराउंड
रोटेट करती है। जैसे मान लीजिए मैं अर्थ हूं, मैं ऐसे रोटेट करता रहता हूं। इस रोटेशन के कारण जो अर्थ पे सूरज की किरणें पड़ती हैं वो हर जगह अलग अलग टाइम पे अलग अलग तरीके के प्रभाव डालती है। हमारे यहां सुबह मान लो 5 बजे हो गई, चाइना में क्या पता जल्दी हो जाए, पाकिस्तान में लेट हो जाए, अरब में और लेट हो जाए, अफ्रीका में और। जो कंट्रीज जितनी ईस्ट में हैं वो हमसे टाइम में आगे होंगी, और जो कंट्रीज जितनी वेस्ट में हैं वो हमसे टाइम में पीछे होंगी। इसको जानने के लिए सिर्फ और सिर्फ हमारे लॉन्गिट्यूड्स हेल्प करते हैं। अब देखिए क्लास, जैसे मैंने आपको बताया इक्वेटर होता है 0 डिग्री, वैसे ही हमको लॉन्गिट्यूड्स में भी एक बेस लेना पड़ता है। उस बेस का नाम है क्लास, जो आपको जेकेएसएससी में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इसे हम कहते हैं GMT। जैसे अगर आप किसी से बात कर रहे होगे तो वो बोलेंगे आपको मैंने अपनी घड़ी GMT के साथ सिंक्रोनाइज की हुई है। कहने का मतलब ये है ये बेस टाइम है पूरे वर्ल्ड का, और इसको हम कहते हैं ग्रीनविच मीन टाइम, एंड इट पासेस थ्रू लंदन। अब ये मत पूछना कि लंदन ही क्यों, आप सब लोग जानते हैं ब्रिटेन ही ऐसी कंट्री है जिसने पूरे दुनिया पे राज किया है। उसने ही कॉलोनाइजेशन लाई है, उसी ने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एक किस्म से स्टार्ट की है, उसने ही पूरे वर्ल्ड में ये कहावत भी थी कि द यूनियन जैक नेवर सेट्स। जो ब्रिटेन का झंडा था उसे हम यूनियन जैक कहते थे, वो कभी सेट नहीं करता था। कहने का मतलब ये था इंडिया में सेट किया अमेरिका में स्टार्ट हो जाएगा, इसका मतलब पूरे दिन वो झंडा उतरता ही नहीं था। इसलिए इन्होंने कहा हमारे लंदन से जो ये वर्टिकल लाइन पास हो रही होगी उसी को हम बेस टाइम बता देते हैं। पूरी दुनिया वाले हमारे इर्द गिर्द घूमो, अपना टाइम हमारे अकॉर्डिंग देखते रहो, तभी हम बोलते हैं इंडिया क्या है GMT प्लस। इंडिया का टाइम हम बोलते हैं GMT प्लस 5.5 आवर्स, है ना क्लास, 5.5 घंटे हम ऐड करते हैं। और जैसे ही अभी किन्होंने एक बात बोली, प्लीज अपना नाम बता दीजिए, बहुत अच्छी चीज बोली आपने, जो इसने IST के बारे में बोला, हाँ पुष्कर जी, आपने बहुत अच्छी चीज बोली IST, उसके बारे में भी मैं आऊंगा। अभी मैं IST को लेके जा रहा हूं, अभी मैं पहले GMT के बारे में बताता हूं। पूरी दुनिया अपना टाइम इस GMT के इर्द गिर्द मेजर करती है। 5.5 घंटे 10.5 से माइनस कर दो, आपको लंदन का टाइम पता चल जाएगा GMT के अकॉर्डिंग। लेकिन क्लास देखिए, अगर सारी कंट्रीज इस GMT के चक्कर में पड़ जाएं तो काम नहीं चलेगा। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एक एग्जांपल देता हूं। मैं ट्रेन में सफर कर रहा हूं, मुझे दिल्ली से जाना है कन्याकुमारी। कन्याकुमारी वाले अपना अलग टाइम देख रहे हैं, दिल्ली वाले अपना अलग टाइम देख रहे हैं, तो एक किस्म से केओस नहीं मच जाएगा। आपको हर जगह एक यूनिफॉर्मिटी, एक सरलपन होना बहुत अनिवार्य है। अगर आप सोचेंगे कि सब जगह अलग अलग टाइम हो जाए तो कंफ्यूजन, केओस और बहुत ज़्यादा इनएफिशिएंसी हो जाएगी। और जैसे हमारी एडमिनिस्ट्रेशन ने, जैसे दिल्ली ने एक ऑर्डर निकाल दिया कि 10 बजे पूरा देश लॉकडाउन हो जाएगा, तो पता चले कन्याकुमारी वाले तो घूम रहे हैं, बोलेंगे हमारे 10 बजे ही नहीं, गुजरात वाले बोल रहे हैं हम तो पहले 10 बज गए। तो एक स्टेट का, एक कंट्री का एक स्टैंडर्ड टाइम होना बहुत ज़रूरी है। जैसे पुष्कर जी ने बहुत अच्छे से बोला, इसको हम कहते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। अब फिर से मैं उसी कॉन्सेप्ट पे आता हूँ, आप इसको, आपके अंदर ये सवाल जरूर आएगा। जैसे हमने दुनिया का टाइम कहां से देखा क्लास, GMT से। इंडिया का टाइम देखते हैं हम IST से। ये पास होता है कहां से, इलाहाबाद। अब आपका सवाल आएगा सर इलाहाबाद से ही क्यों? क्योंकि जब हमने अपने IST रखा होगा, हमने इलाहाबाद पे बहुत इंपॉर्टेंट चीजें सोची होगी, इसलिए हमने इलाहाबाद के लिए रखा है। ये इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम। अब देखिए क्लास, इस कंट्रोवर्सी में आप ना पड़िए, जगहों का नाम चेंज होता रहता है, होता रहता है, होता रहता है। कोई भी पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन आती है वो उस जगह का नाम चेंज कर जाती है, बट आपको टोटली न्यूट्रल रहना है। जो आपकी टेक्स्ट बुक्स में नाम है आपको वही, चाहे प्रयागराज हो, जैसे अयोध्या का नाम कोई फैजाबाद बोलते हैं, कोई अयोध्या बोलते हैं। इस कंट्रोवर्सी में हमें नहीं पढ़ना है। इसको प्रयागराज बोल दीजिए, इलाहाबाद बोल दीजिए, या जैसा आपको सही लगता है, लेकिन टेक्स्ट में इसका नाम इलाहाबाद है, या आपने जैसे अभी बोल दिया प्रयागराज भी बोल सकते हैं इसको। और ये याद रखना, यहां
कुंभ का मेला भी होता है जो बहुत बड़ी कॉन्ग्रीगेशन होती है, इसके बारे में आप आर्ट एंड कल्चर में अलग से पढ़ेंगे। ठीक है क्लास, यहां तक अर्थ को हमने एक्सप्लेन कर दिया। एक मैंने बोला उसको हॉरिजॉन्टल, उसमें हमने एक डिविजन्स कर दिए, हॉरिजॉन्टल डिविजन्स के साथ हमने उसमें एक वर्टिकल डिविजन्स कर लिया। ये बहुत जरूरी था क्लास। अगर हम अर्थ की डिविजन्स नहीं करते ना तो हमको अर्थ को स्टडी करना बहुत ज़्यादा टफ हो जाता। और एक बात हमेशा याद रखना क्लास, हमेशा अपनी स्टडीज को आसान रखो। जब आपको कोई चीज़ बिल्कुल आसान लगने लग जाए, आपको समझ जाना आपको उसके बारे में जानकारी है। जैसे पुष्कर जी ने बोला एलिप्सॉइड या जियोइड या ऑब्लिक्स, उस कॉन्सेप्ट में पढ़ेंगे तो हमको अर्थ के बारे में समझ नहीं आएगा। अब तक इस छोटे से ओवरव्यू में किसी को कोई भी डाउट है क्लास, बेहिजक होकर मुझसे पूछिए, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि आप कोई भी डाउट्स लेके जाइए। बिल्कुल जिसका जैसा मर्जी डाउट है प्लीज मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन प्लीज वो इसी से फोकस होना चाहिए। क्या किसी को कोई डाउट है क्लास? सब? हाँ देखिए क्लास, बहुत अच्छा डाउट है। और किसी का डाउट? एक इन्होंने जापान से पूछा सनराइज, और कोई डाउट? बस अब देखिए, मैं ये जापान का डाउट लेके चलता हूं। ये पुष्कर जी आप ही का डाउट है? देखिए, हम जैसे आपने बहुत बार एक सवाल सुना होगा, लैंड ऑफ राइजिंग सन, इसका आंसर हम बोलते हैं जापान। देखिए क्लास, जिसको समझ आए उसको ठीक है, जिसको हाई लेवल लगे प्लीज माइंड मत करना, क्योंकि डाउट्स में आई हैव टू डिग डीप। अगर मैं डीप नहीं जाऊंगा उस बंदे का डाउट क्लियर नहीं होगा। लेकिन आप ये बिल्कुल मत समझिए कि ये मेन कोर्स चल रहा है। जैसे ये क्लास हमारी अर्थ है, इसमें एक ना हम इमेजिनरी लाइन बना देते हैं, इसको हम कहते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन। इसे हम कहते हैं क्लास इंटरनेशनल डेट लाइन। ये भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन ये यूपीएससी लेवल हो जाता है। अब उन्होंने डाउट पूछा है तो मुझे उसका आंसर करना है। इस इंटरनेशनल डेट लाइन, कहीं ये रशिया, जापान, फिजी आइलैंड्स, ऑस्ट्रेलिया, इसके पास एक लाइन पास होती है, इसे हम कहते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन। अब आपको सबको पता है अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ऐसे घूमती है अर्थ, ऐसे। अगर ये एक्सिस है तो ऐसे घूमती। अब इंटरनेशनल डेट लाइन पे सूरज की किरणें पड़ी, वहां दिन चालू हो गया। आस्ता आस्ता हमारी अर्थ ऐसे ऐसे रोटेट करती रहेगी, सूरज की किरणें आस्ता आस्ता वेस्ट की ओर मूव करती जाएंगी। मान लो ये इंटरनेशनल डेट लाइन है, सूरज की किरणें पड़ी मुझ पे, यहां दिन स्टार्ट हो गया। आस्ता आस्ता मैं अपने वेस्ट में रोटेट कर रहा हूं, सूरज की किरणें पहले यहां पड़ रही थी, अब यहां पड़ रही हैं, यहां पड़ रही हैं, यहां पड़ रही हैं। दिन आस्ता आस्ता वेस्ट की ओर मूव कर रहा है। सबसे पहले दिन कहां आएगा? इस इंटरनेशनल डेट लाइन पे। और यहां कौन सी कंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है? आइलैंड्स को छोड़ दो, जापान। तभी हम बोलते हैं जापान में सबसे पहले दिन आता है। तभी जेकेएसएसबी में, अब देखिए पुष्कर जी, मैं आपसे एक सीधी सी बात बोलता हूं, जैसे मैंने अभी जेकेएसएसबी के एग्जाम के पैटर्न देखे हैं, अब ये क्वेश्चन जो है पुराने हो चुके हैं कि लैंड ऑफ राइजिंग सन जापान, इंडिया में अरुणाचल प्रदेश, सबसे एंड में क्या आता है। अब वो जमाना नहीं रहा, क्योंकि अब JNK UT बन चुका है। अब आप बिल्कुल मत सोचना कि वही 2-3 बुक्स हम पढ़ लेंगे एग्जाम क्रैक हो जाएगा। अब ऐसा बिल्कुल नहीं है क्लास, लेवल बहुत ज़्यादा रेज हो चुका है। आप सब लोग अवेयर हैं, यू ऑल आर लर्नड पीपल, you must have done research and seen the previous year question papers and you must have know this कि स्टैंडर्ड अब बदल गया है क्लास। यूटी होने के कारण अब ये क्वेश्चंस रिडंडेंट हो गया, अब ये कोई नहीं पूछता। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दे दी, अभी रिसेंटली एसआई में क्या पूछा गया था? जंतरु के बारे में। ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तो यूपीएससी में भी लोग नहीं पढ़ते, बट वो पूछ रहे हैं, कोई डरने की बात नहीं है। आस्ता आस्ता जब हम JNK की यूटी को पढ़ेंगे हम उसमें भी जाएंगे, लेकिन फिलहाल थोड़ा आज की डेमो क्लास में आपको बेसिक्स क्लियर करनी है। बाद में आस्ता आस्ता स्लोली आपका लेवल हम राइज करते रहेंगे। देखिए पुष्कर जी, आपका डाउट क्लियर हो गया जापान का? ठीक है, अब हम आगे जाते हैं। देखिए क्लास, मैंने आपको अर्थ के बारे में पढ़ाया। अर्थ हम उसको स्फेयर मान रहे हैं फिलहाल के लिए, ऑल्दो ये स्फेयर नहीं है, ये इलिप्सॉइड है, या इसको हम बोलते हैं जियोइड। अभी आप उस चीज़ में मत जाइए। इस पे मैंने कुछ डिमार्केशंस कर दिए, वर्टिकल डिमार्केशंस भी
और पैरेलल डिमार्केशन, हॉरिजॉन्टल डिमार्केशन। इन वर्टिकल को मैंने लॉन्गिट्यूड्स कह दिया और इन पैरेलल्स को, हॉरिजॉन्टल को मैंने लैटिट्यूड्स कह दिया। लैटिट्यूड से मैंने आपको 3 बताए इंपॉर्टेंट। पहला इक्वेटर 0 डिग्री पे, साउथ में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, नॉर्थ में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन 23.5 डिग्री साउथ। उसके बाद मैंने आपको बताया मेन बेस इसका इक्वेटर है 0 डिग्री। वैसे मैंने आपको लॉन्गिट्यूड्स के बारे में बताया। वर्टिकल लाइंस वो सिर्फ और सिर्फ टाइम देखने के लिए कि कैसे टाइम मूव करता है, कंफ्यूजन ना रहे लोगों में, आज 5 बज रहे हैं, वहां 6 बज रहे हैं, वहां 7 बज रहे हैं। सन की किरणें आ रही है, अर्थ रोटेट कर रहा है। जीएमटी मैंने आपको बताया लंदन से पास हो रहा है, और जैसे इंडिया का आईएसटी इलाहाबाद से पास हो रहा है। ये बेसिक चीजें थी। अब आ जाते हैं क्लास इंडिया में। ठीक है, हमारा थोड़ा सा मैं मैप ड्रॉ कर रहा हूं, आप थोड़ी सी फील ले लेना इसकी। ठीक है, थोड़ा सा आपको आइडिया लग रहा होगा इंडिया का। ठीक है क्लास, ये हमारा इंडिया है। यहां कोई हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास हो रहा है। क्लास एक बात याद रखना, वी इंडियन आर वेरी हॉट पीपल, क्योंकि हमारे यहाँ वेदर बहुत ज़्यादा हॉट रहता है। तभी आप यहाँ देखिए, यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, बहुत ज़्यादा अभी ह्यूमिडिटी का माहौल आपको सबको दिख रहा है। जब मैं आपको इंडियन क्लाइमेट बताऊंगा, उसमें भी आपको अलग अलग वेरिएशन पता चलेगी कि इंडिया में जैसे अभी कश्मीर में ठंड है, जम्मू में गर्मी है, उत्तराखंड में ठंड होगी, क्या पता नीचे जाओगे बैंगलोर में, वहाँ इक्विटेबल क्लाइमेट होगा, पूना में इक्विटेबल क्लाइमेट होगा, बहुत सी वेरिएशन होती है। लेकिन अभी सिंपल लेके चलते हैं। ये हमारा इंडिया है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से पास हो रहा है। देखिए क्लास, थोड़ा इस पे सुन लीजिए, नोट करने की जरूरत नहीं है, आप कंसेप्ट की क्लैरिटी ले लीजिए। देखिए ज्योग्राफी जो है ना क्लास, इट्स नॉट अ सब्जेक्ट, ये एक डिसिप्लिन है। इस ज्योग्राफी की हर जगह से कहीं ना कहीं इसका राब्ता है। मान लीजिए अगर ज्योग्राफी किसी एक बंदे से हाथ मिला लेती है, वो वहां मुड़ जाती है। जैसे अगर ज्योग्राफी क्लाइमेट के साथ हाथ मिला लेती है तो एक क्लाइमेटोलॉजी बन जाती है, या इसको मटीरियोलॉजी भी कहते हैं। ज्योग्राफी अगर आपकी जियोलॉजी के साथ हाथ मिलाए तो ये जियोमॉर्फोलॉजी बन जाती है। ज्योग्राफी अगर आपकी ह्यूमन, हम इंसानों के साथ हाथ मिला लिए थे, इंसानों को पढ़ना भी बहुत जरूरी है क्लास। पहले साइंटिस्ट सिर्फ और सिर्फ फिजिकल चीजें देखते थे, लेकिन हम इंसानों ने भी इस ज्योग्राफी पे बहुत इंपैक्ट डाला है। अब वो जमाना नहीं रहा। आप जैसे कच्ची छावनी देख लीजिए, आज से 100 साल पहले यहाँ पर जंगल होंगे, बट अब क्या है, शहर बन गया है, दुकानें बन गई हैं। इस जगह की ज्योग्राफी बदल चुकी है। यहाँ गर्मी ज्यादा होने लगी है, ह्यूमिडिटी ज्यादा होने लगी है, इंसानों का भी प्रभाव पड़ता है। इसलिए एक अलग फील्ड निकला है ह्यूमन ज्योग्राफी, जिसको हम डेमोग्राफी भी बोलते हैं। वही ज्योग्राफी अगर फिलॉसफी के साथ हाथ मिला लेते उसको हम ज्योग्राफिकल थॉट बोलते हैं। ये सब चीजें मैं आपको बस बता रहा हूं, इसको समझने थोड़ा सा, इसको बस एक आइडिया ले लीजिए ताकि आपको इस चीज में थोड़ा सा दिलचस्पी आ जाए। दिलचस्पी होना बहुत जरूरी है क्लास। दिलचस्पी नहीं होगी तो आपको पढ़ने का मन नहीं करेगा, पढ़ने का मन नहीं करेगा तो आपको चीज समझ नहीं आ जाए। दिमाग और दिल दोनों से पढ़ना चाहिए। अब देखिए, अगर मैं इस इंडिया को देखता हूं, अगर मैं इसकी जियोलॉजी देखता हूं, तो मैं इंडिया की जियोमॉर्फोलॉजी को स्टडी करता हूं कि इंडिया है क्या, किस चीज का बना है इंडिया। जैसे मैं एक इंसान हूं, मेरे अंदर हड्डी है, मांस है, गोश्त है, खून है, ये मैं हूं। मेरा बेस क्या है, मेरा स्ट्रक्चर क्या है, इंडिया बना किस चीज से। अगर इस इंडिया को आपको जानना है, इंडिया बना किस चीज से है, तो आपको इंडिया के फिजिकल पैरामीटर्स को स्टडी करना पड़ेगा कि इंडिया है क्या, किस चीज का बना है। तो देखिए, जनरली आप ये हर जगह सुना होगा, मैं आपकी आज की क्लास में आपको ये अच्छे से क्लियर कर देता हूं। देखिए क्लास, अगर आप इंडिया को जानने का ट्राई करेंगे, हम इसको लगभग 4 भाग्य में इसका विभाजन कर देते हैं। 4 भाग्य में वी डिवाइड दिस इनटू 4 मेन कैटेगरीज। पहली सबसे इंपॉर्टेंट है प्लेट्यू। दूसरी है माउंटेन वॉल।
तीसरा है आपका ग्रेट प्लेन्स, एंड लास्ट इज हमारे प्यारे आइलैंड्स। पूरे इंडिया का अगर आपको बेस स्टडी करना है कि इसका स्ट्रक्चर क्या है, मैं इसको 4 हिस्सों में पूरे इंडिया को स्टडी कर सकता हूं। इंडिया की कोई ऐसी चीज ही नहीं है जो इन 4 चीजों में ना आए। सबसे पहले देख लीजिए क्लास, सबसे इंपॉर्टेंट, मैं प्लेट्यू क्यों लेके चल रहा हूं। कुछ लोग पहले माउंटेन्स लेके चलते हैं, वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि इंडिया का सबसे ज्यादा हिस्सा प्लेट्यू का है। अब देखिए क्लास, ये बिल्कुल प्लेन एरिया है, मैं इसको प्लेन बोलूंगा। थोड़ा सा ऊंचा हो जाए इसको प्लेट्यू बोल देंगे, और थोड़ा ऊंचा हो जाए इसको पहाड़ी बोल देंगे, और ऊंचा हो जाए इसको पहाड़ बोल देंगे। अर्थ भी ऐसी है, अर्थ को कुछ करने का क्या काम नहीं है। हम लोग भी तो मोटे हो जाते हैं, किसी का पेट बाहर हो जाता है, किसी का पेट अंदर होता है, छाती बाहर हो जाती है। वैसे ही अर्थ भी है, इसको भी फैशन करने का टाइम मिलता है। कहीं इसको माउंटेन बना देती है ऊंचे ऊंचे, कहीं बिल्कुल प्लेन हो जाती है, कहीं डिप्रेशन भी आ जाते हैं, कहीं पहाड़ियां बन जाती है, कहीं आइलैंड्स बन जाते हैं। पहली चीज हम देखते हैं अर्थ, हमारे इंडिया के प्लेट्यूज, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जो हमारा प्लेट्यू है क्लास, जैसे आपने सबने सुना होगा, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, डेक्कन प्लेट्यू। डेक्कन प्लेट्यू, इसको लर्न करने का बहुत आसान तरीका है क्लास। हिंदी में क्या होता है, दक्षिण, दक्खन, दक्खन का पठार। जो हमारे दक्षिण में पठार है, जो हमारे दक्षिण में प्लेट्यू है, उसको हम बोलते हैं दक्कन प्लेट्यू। ये हमारा, जैसे इंडिया का आप नीचे से देखेंगे क्लास, ऐसे वी शेप में है, सबको पता ही होगा, इंडिया का मैप आप सब लोग देखते होंगे, नीचे वी शेप में है। इस वी शेप में क्लास हमारी यहां कोस्ट लाइन आती है, इधर हम एक चीज बोलते हैं, इसको हम कहते हैं प्लेट्यू, दक्कन प्लेट्यू। और प्लेट्यू क्या है क्लास, ना बिल्कुल प्लेन, ना हिल, बीच का एक टेबल लैंड। जैसे क्लास मैंने यहां एक टेबल रख लिया, ये टेबल रख लिया आपने, टेबल ऊपर से कैसा है, बिल्कुल स्मूथ है ना, कोई उसमें ऊंचा नीचा कहीं नहीं है, बिल्कुल स्मूथ है, लेकिन नीचे से हाइट थोड़ी उसकी इंक्रीज हो गई है। वैसे ही इंडिया जो है, ऐसे आप इसकी वी शेप देखेंगे, ये बिल्कुल प्लेन नहीं है, ये बीच से ऊंचा है। इसको हम बोलते हैं दक्कन प्लेट्यू। क्या कहते हैं क्लास, दक्कन प्लेट्यू, या डेक्कन प्लेट्यू इंग्लिश में बोल दे, असली हिंदी में दक्षिण, दक्खन, दक्कन प्लेट्यू। इसमें मेजर चीजें आती हैं, तेलंगाना, आप सबने सुना होगा क्लास, बैंगलोर, मैसूर, हाँ जी, एक बार प्लीज रिपीट कीजिए, क्या बोल रहे हैं। देखिए, इन्होंने एक सवाल पूछा है पुष्कल जी ने, क्लास में थोड़ा सा आपका टाइम ले रहा हूं। देखिए, आज डेमो क्लास है, आपके डाउट आते हैं तो आप बेझिझक होकर पूछ लीजिए, लेकिन फर्दर क्लासेस में एक अलग से एक पैटर्न होगा, क्योंकि क्लास का ना एक मोमेंटम ब्रेक हो जाता है। जिन लोगों को समझ आता है वो फिर बाद में कनेक्ट नहीं कर पाते। अब इनका डाउट है, इन्होंने पूछ लिया, मैं इनको एंटरटेन कर रहा हूं। देखिए, इन्होंने बोला ग्लेशियर प्लेट्यू में आते हैं। देखिए क्लास, ये तो ऐसा क्वेश्चन हो गया कि हम एलिफेंट्स को शेर से कंपेयर कर रहे हैं, दोनों अलग अलग पैरामीटर्स हैं। मैं आपको प्लेट्यू के बारे में थोड़ा बताता हूं, प्लीज थोड़ा सुनिए ध्यान से। जब हम किसी चीज की रिलीफ के बारे में स्टडी करते हैं, ध्यान से सुनिए क्लास, रिलीफ, रिलीफ क्या होता है, वो कैसा है, ऊंचा नीचा, आड़ा तिरछा, कैसा है। जैसे हम बोलते हैं जम्मू, जम्मू ऊंचा है, आगे चले जाओ पत्नीटॉप और ऊंचा हो जाएगा, रामबन जाओ नीचा हो जाएगा, कश्मीर चला जाओ पहाड़ों से इर्द गिर्द है बट बिल्कुल प्लेन है। ये रिलीफ है। आप जब कहीं चल रहे हैं तो ऊपर नीचे आड़ा तिरछा कैसा हो रहा है, उसको हम बोलते हैं रिलीफ। इन रिलीफ को हम डिवाइड करते हैं, माउंटेन्स, उसके बाद हिल्स, फिर प्लेट्यू, और एंड में हमारे प्यारे प्लेन्स। ये है रिलीफ। अब दूसरी चीज उन्होंने बोली ग्लेशियर, ये अलग ही कंसेप्ट है। मान लो कहीं बर्फ पड़ गई, वहां का सारा सॉइल बर्फ बन गया, उसको हम ग्लेशियर बोलेंगे। ग्लेशियर माउंटेन भी हो सकता है, ग्लेशियर हिल भी हो सकता है, ग्लेशियर प्लेट्यू भी हो सकता है, ग्लेशियर प्लेन भी हो सकता है। सुनिए ध्यान से, जैसे तिब्बत है, अगर वहां ग्लेशियर होगा हम उसको प्लेट्यू बोलेंगे। लद्दाख, लद्दाख को आप क्या बोलते हैं क्लास, लद्दाख प्लेट्यू।
लेकिन क्लास अगर आप ग्रीनलैंड या अंटार्कटिका में चले जाएंगे, प्लेन एरिया है लेकिन ग्लेशियर है ना, वो प्लेन ग्लेशियर्स है। मैं वही कह रहा हूँ क्लास, ज्योग्राफी बहुत कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है, आप जितना डीप जाएंगे उतना 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 जाएंगे। लेकिन मैं आपको अभी भी बोल रहा हूँ, सुनिए ध्यान से, देयर आर थिंग्स दैट वी डोंट नो बट देयर आर थिंग्स विच वी शुड नॉट नो, क्योंकि ये चीजें जेकेएसएस भी नहीं पूछेगा। और अगर आप इस कनेक्ट में जाएंगे, डीप 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 जाते रहेंगे, समझ में आ जाएगा आपको, बट एग्जाम में इसकी कोई यूटिलिटी नहीं है क्लास, ट्रस्ट में इसकी कोई यूटिलिटी नहीं है। अपना फोकस रखिए, एग्जाम क्लियर करना है। आप प्लेट्यू के कंसेप्ट में पढ़ेंगे, 2 घंटे वेस्ट करेंगे, समझ में आ जाएगा, बट आगे जाके आपको एग्जाम में उसका कोई फायदा नहीं होगा। तो शायद आपका पुष्कर जी डाउट क्लियर हो गया कि ग्लेशियर को हम किसी चीज में भी कैटेगराइज कर सकते हैं, जरूरी नहीं है। जनरली आपने लद्दाख के बारे में सुना होगा, लद्दाख में ग्लेशियर है, नुब्रा ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर, बोलतोरो ग्लेशियर, बयाफो ग्लेशियर, नाम सुने होंगे आपने सबके। अगर नहीं भी सुने होंगे तो कोई बात नहीं, वो सारे प्लेट्यूज हैं। लेकिन ग्रीनलैंड, आइसलैंड, वहां प्लेन एरियाज है बट वहां ग्लेशियर है। प्लेन भी हो सकते हैं ग्लेशियर, हिल्स भी हो सकते हैं। रिलीफ को आप इन ग्लेशियर के साथ कंफ्यूज मत कीजिए, रिलीफ टोटली डिफरेंट चीज है। नाउ हम वापस जो प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट था उसमें आते हैं। इंडिया को डिवाइड किया है हमने प्लेट्यू, माउंटेन, ग्रेट प्लेन्स, आइलैंड्स। प्लेट्यू में मैंने बोला क्लास दक्कन प्लेट्यू, तो सबसे इंपॉर्टेंट प्लेट्यू है हमारा दक्कन प्लेट्यू। उसमें तेलंगाना प्लेट्यू, बैंगलोर प्लेट्यू, मैसूर प्लेट्यू, ये इंपॉर्टेंट है आपके बहुत। सॉरी आप फिर से बोलिए, आपकी यू नॉट ऑडिबल, प्लीज स्पीक लाउडली। हाँ जी पूछिए, हाँ जी पूछिए। अच्छा, डेक्कन प्लेट्यू क्या है? अच्छा देखिए, मैंने आपको बोला अगर आप इंडिया के पूरी फिजियोग्राफी को स्टडी करेंगे तो मैं उसको 4 पैरामीटर्स में डिवाइड करता हूं। पहला पैरामीटर है प्लेट्यू, दूसरा है माउंटेन वॉल, तीसरा है ग्रेट प्लेन्स, चौथा है आइलैंड्स। इन सबको मैंने कैटेगराइज इसलिए किया है, सबसे ज्यादा बड़ा है प्लेट्यू, माउंटेन वॉल और ग्रेट प्लेन्स लगभग बराबर है, आइलैंड्स हमारे बहुत कम है। अब इन प्लेट्यू में से इंडिया में बहुत अलग अलग प्लेट्यूज हैं, उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट तो नहीं कह सकते, जिससे आपका राब्ता है जो आप जानते हैं, वो है दक्कन प्लेट्यू। क्योंकि आप में से बहुत से लोगों ने बैंगलोर के बारे में सुना ही होगा। अगर मैं आपको नाम बोल दूं यहाँ पे छोटा नागपुर प्लेट्यू, आधों ने सुना ही नहीं होगा, तो मुझे रिलेट करना टफ हो जाएगा। इसलिए मैंने आपको दक्कन प्लेट्यू में से बैंगलोर प्लेट्यू के एग्जाम्पल दे रहा हूं। बैंगलोर प्लेट्यू, ओके क्लास। सॉरी ये डिलीट हो गया, मैं फिर से बता देता हूं। प्लेट्यू डिस्कस कर रहे थे हम। पहली चीज जिसमें मैंने बताया आपको डेक्कन प्लेट्यू, जैसे ये इंडिया की हमारी नीचे की पेनिनसुला है, हमारा नीचे का कोस्ट लाइन है, इस कोस्ट लाइन में एक पठार है या टेबल लैंड है, इसे हम बोलते हैं क्लास डेक्कन प्लेट्यू। ये इंडिया का बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है क्योंकि यहां पर बैंगलोर, मैसूर प्लेट्यू, तेलंगाना, ये बहुत से एरिया इस जगह पे लाई करते हैं। ये इंडिया का प्लेट्यू पोर्शन है, पठार। अब एक चीज देखिए क्लास, जैसे अगर आप में से कोई दोस्त आपके बैंगलोर में रह रहे होंगे, वो अक्सर आपको बोलते हैं यार बैंगलोर का तो वेदर बड़ा चिल है यार, ना गर्मी ज्यादा ना सर्दी ज्यादा। रीजन प्लेट्यू। प्लेट्यू के हाइट होने के कारण ना वो जल्दी ठंडा होता है ना वो जल्दी गर्म हो जाता है। वो क्यों होता है, कैसे होता है, हम उसके बारे में आगे जानेंगे। फिलहाल तो आप बस देख लीजिए प्लेट्यू, डेक्कन प्लेट्यू है। दूसरा क्लास, इसमें सेंट्रल हाईलैंड्स भी आते हैं। जैसे आपने अरावलीज के बारे में सुना है क्लास, आप में से बहुत से लोग गुड़गांव गए होंगे। अरावलीज, गुड़गांव अरावली पे ही लाई करता है। गुड़गांव से लेकर पूरा आपका जयपुर तक अरावली की एक बेल्ट आती है, जिसमें आजकल अगर आप करंट अफेयर्स में देख रहे होंगे बहुत ज्यादा खनिज हो रहा है और लोग बहुत ज्यादा वहां पर आंदोलन कर रहे हैं कि अरावली को बचाओ, अरावली को बचाओ, अरावली को बचाओ, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा डिस्ट्रॉय कर दिया है टोटली, उस जो हमारा एनवायरमेंट था उसको डिस्ट्रॉय कर दिया है। मालवा प्लेट्यू, कुछ प्लेट्यूज के नाम बता रहा हूं क्लास, इसमें ज्यादा डीप मत जाइए, बस सुन लीजिए, एक आपके जहन से निकल जाए, सोचना नहीं ज्यादा क्यों है क्या कैसे है, बस एक थोड़ा सा बर्ड्स आई व्यू ले लीजिए। छोटा नागपुर प्लेट्यू, बुंदेलखंड प्लेट्यू,
मालवा प्लेट्यू, छोटा नागपुर प्लेट्यू, बुंदेलखंड प्लेट्यू, मेघालय। देखिए जो ये मालवा है ये आपका जो गुजरात और मध्य प्रदेश और राजस्थान, ये जो गुजरात और मध्य प्रदेश का एरिया है यहां आता है आपका मालवा प्लेट्यू। और मालवा प्लेट्यू के ऊपर जैसे ही मध्य प्रदेश के आप ऊपर जाएंगे आपको आता है बुंदेलखंड। किसी ने सुना होगा बुंदेलखंड के बारे में, जहां आजकल आप देख रहे हैं पानी की बहुत किल्लत है। हमारी केन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट भी आपने कभी सुना होगा, इस जगह पर रिवर लिंक कर रहे हैं। मैं फिर से बोल रहा हूं क्लास, डाउट्स जब आते हैं मेरे को थोड़ा लेवल राइज करना पड़ेगा। तो वहीं पर इस मध्य प्रदेश के पास है बुंदेलखंड प्लेट्यू। जब मैं आपको मैप लेके चलूंगा आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि जब एक बार मैप होगा ना आपको एक एक चीज आराम आराम से क्लियर हो जाएगी। बस आप अभी सुनते जाइए, क्योंकि अभी एक एक चीज को लेने का समय नहीं है। आज बस आपको एक ब्रीफ में ओवरव्यू दे रहा हूं, क्योंकि जितना ज्यादा हम डीप जाएंगे चीजों में इट वुड बी नेवर एंडिंग प्रोसेस। देखिए क्लास, ये मैंने आपको प्लेट्यू के बारे में कुछ चीजें बता दी। नेक्स्ट आता है आपका प्लेट्यू के बाद नेक्स्ट चीज मैंने आपको बताई माउंटेन वॉल, जो सबसे इंपॉर्टेंट है क्लास, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। पता है क्यों? क्योंकि हम JNK में रह रहे हैं, ये यूटी इज अ माउंटेन स्टेट। लेकिन ऐसा कतई मत सोचना यहां प्लेन्स नहीं है। यहां प्लेन्स भी होंगे, प्लेट्यूज भी होंगे, हिल्स भी होंगे। आइलैंड्स तो खैर नहीं हो सकते, हम समुद्र के पास नहीं है। प्लेन्स भी हो सकते हैं, प्लेट्यू भी हो सकते हैं, लेकिन मेजर पोर्शन इसका क्या है? माउंटेन। देखिए क्लास, JNK, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद आ गया आपका दार्जिलिंग, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा। इन सब जगहों पे हमारे माउंटेन वॉल का इंपैक्ट है। हमारा माउंटेन वॉल इन स्टेट से गुजरता है। जो हमारा इंडिया है क्लास, अगर आप ध्यान से देखेंगे, मैं थोड़ा सा आपको ऐसे बताता हूं। जैसे ये ऐसे आपका इंडिया का मैप है, अगर थोड़ा ये पोर्शन देख लेना आप, यहां से पूरा ये जो है, चाहे आपका JNK हो गया, लद्दाख हो गया। अब तो खैर लद्दाख अलग है क्लास, गलती मत करना, JNK इज डिफरेंट, लद्दाख इज डिफरेंट। अब आप दोनों को क्लब मत करना। पहले से बहुत सी चीजें होती थी, हम लद्दाख JNK में लद्दाख को भी इंक्लूड करते हैं। उसके बाद आपका यहाँ हिमाचल आ जाता है, उत्तराखंड आता है, ये आपका नेपाल है। उसके बाद आपका यहाँ दार्जिलिंग, इसके ऊपर आपका सिक्किम आता है, ये असम, ये इधर अरुणाचल, इधर आपका नागालैंड, मणिपुर, निपुर, और ये आपका त्रिपुरा। ये आपका पूरा का पूरा ये एरिया ना क्लास माउंटेन वॉल का है। पूरा एरिया इंडिया का बहुत बड़ा एरिया है ये माउंटेन वॉल का। यहां पहाड़ है। अब ये पहाड़ क्यों बने, कैसे बने, इन पहाड़ों के प्रकार क्या हैं, ये टाइम लेगा। इसको मैं इतनी जल्दी पढ़ाऊंगा आपको समझ में भी नहीं आएगा। बस ये सुन लीजिए, ये सारे पहाड़ हैं, ये स्टेट्स पहाड़ में आते हैं, इसको हम माउंटेन वॉल कहते हैं इंडिया का। अब क्लास माउंटेन वॉल्स के बाद नेक्स्ट था हमारा बहुत इंपॉर्टेंट ग्रेट प्लेन्स। इस ग्रेट प्लेन्स के बारे में सुन लीजिए, और उसके बाद आते हैं आइलैंड्स। क्लास जो ये ग्रेट प्लेन्स हैं ये आपके पंजाब, हमारा JNK माउंटेन में भी आता है, प्लेन्स में भी आता है। पंजाब, हरियाणा, यूपी, फिर बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, ये आपका पूरा का पूरा ग्रेट प्लेन्स का इलाका है। ये प्लेन्स जो है बड़ी बड़ी, जो हमारी बिग रिवर्स हैं, जो 3 बिग रिवर्स हैं हमारी, इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र। बाकी सब जितनी भी छोटी मोटी रिवर्स हैं वो इन्हीं के बच्चे हैं। जैसे इंडस का बच्चा क्या है, चिनाब, सतलज, झेलम, रावी, ये सब इंडस के बच्चे हैं। गंगा के बच्चे क्या हैं, गोमती, घाघरा, गंडक, ये सब गंगा का सिस्टम है। ब्रह्मपुत्र के बच्चे क्या है, सुबनसिरी, लोहित, छोटी छोटी नदियां, ये बड़े रिवर्स में हैं। इन रिवर्स ने क्या किया है क्लास, पहाड़ों को काट दिया है।
इन काटने के कारण यहाँ प्लेन एरियाज बन गए हैं, यहाँ एलुवियल डिपॉजिट्स हो चुके हैं, आप खेती बाड़ी कर सकते हैं और लोग अपना जीवन जी सकते हैं। जैसे आप यहाँ जम्मू में रह रहे हैं, चिनाब और रावी के बीच में जितना भी आपका एलुवियम आया, आप यहाँ खेती बाड़ी करते हैं, चाहे अखनूर हो गया, आरसपुरा हो गया, सब बताऊंगा मैं आपको जब J&K लेके चलूंगा, पूरा रिवर्स को लेकर। आखिर में आते हैं आइलैंड्स। देखिए आइलैंड्स क्लास अपने आप में बहुत डीप है, रिवराइन आइलैंड्स भी होते हैं, अलग अलग होते हैं। मैं आपको बस एक बेसिक सा बता देता हूँ। इस आइलैंड्स में ओशियनिक आइलैंड्स हमारे दो ही हैं, अंडमान निकोबार एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारा लक्षद्वीप। इन दोनों को हम ओशियनिक आइलैंड्स में कंसिडर करते हैं। इनको छोड़ के बहुत अलग अलग आइलैंड्स भी हैं, उनके बारे में हम फिलहाल स्टडी नहीं करते। ये मैंने आपको इंडिया का एक बर्ड्स आई व्यू दे दिया कि इंडिया में क्या क्या है, क्या क्या नहीं है। थोड़ा सा इन चीज़ों के बारे में जानिए, थोड़ा इनसे राब्ता बनाइए, और कोई भी कैसा भी डाउट हो फील फ्री टू आस्क मी। किसी को कोई डाउट क्लास आज की क्लास में, किसी को कोई भी डाउट हो बेझिझक करके पूछना, क्योंकि जितना आप इंटरेक्ट करेंगे, जैसे पुष्कर जी मुझे डाउट पूछते हैं, मैं उनको एंटरटेन करूंगा, शक्ति जी पूछेंगे, रूपाली जी पूछेंगे, सबके अलग अलग डाउट्स होंगे, उनको उस हिसाब से मैं एंटरटेन करूंगा। हाँ जी पंकज जी, आपका कोई डाउट? तो हाँ जी सर, क्या बोल रहे हैं आप? अच्छा, अर्थ का एक्सिस टिल्ट है? हाँ बिल्कुल, मैं वही तो कह रहा हूं। देखिए पंकज जी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पेशेंस। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। अगर मैं आपको आज ही, जैसे इन्होंने बोला, अर्थ का एक्सिस बिल्कुल टिल्ट है 23.5 डिग्रीज के कारण, जिसके कारण हमारे वेदर्स होते हैं, क्योंकि हमारा अर्थ स्ट्रेट नहीं है, इट्स टिल्टेड। सूरज की किरणें यहाँ ज़्यादा आती है, यहाँ कम पड़ती है, यहाँ समर, यहाँ विंटर। फिर जब घूम के वापस आएगा तो वो नीचे वाला पोर्शन उल्टा हो जाएगा, यहाँ विंटर, यहाँ समर। ये सब चीज़ें बदलती रहेंगी, बट यू हैव टू बी वेरी पेशेंट इन दिस रिगार्ड, बिकॉज आई कैन नॉट जस्ट bombard you with all these concepts in just one day, because it will need time and dedication from your side also. थोड़ा सा पेशेंस बना के रखिए, सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। तो क्लास, आज की डेमो क्लास ओवर है। आई होप आपको अच्छी लगी और आप अच्छे से पढ़ें, एंड थैंक यू सो मच पुष्कर जी।